जो अपना सिलेक्शन चाहते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं, उनको अपनी तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इन्हीं सब बातों पर केंद्रित है और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जो है जानेंगे। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि तैयारी किसकी करें, फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें या फिर दोनों की करें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कितनी समानता है सिलेबस में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, इनका तुलनात्मक विश्लेषण करना भी जरूरी है और इसी आधार पे हम तय कर पाएंगे कि तैयारी किसकी करनी है या दोनों की करनी है। एग्जामिनेशन स्कीम है या नहीं है, और यदि है तो इसका क्या फर्क पड़ने वाला है आपकी स्कोर सीट के ऊपर। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और भर्तियां कब आएंगी, तैयारी कब से शुरू करें, कितनी करें, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आपके एक कंपैरेटिव स्टडी की। जी हां, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सिलेबस की और उसी से सारी तस्वीर जो है वो आपकी क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की, फर्स्ट ग्रेड और आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस। तो एक बार एक नजर आप दो डाल लीजिए, ये देखिएगा सिलेबस। सबसे पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का जो पार्ट फर्स्ट है, जिसको आप सीनियर सेकेंडरी लेवल भी कहते हैं, इसमें कुल मिलाकर के 10 टॉपिक आपके दे रखे हैं। इसमें आर्टिकल, डिटरमिनर्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को आपस में इंटरचेंज करना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को आपस में इंटरचेंज करना। इसके अलावा ऑक्सिलरीज हैं, प्रेपरेशंस हैं, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, प्रेसी राइटिंग है, लेटर राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है। कुल मिलाकर के 10 टॉपिक इसमें दे रखे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है उसमें पोइट्री में 8 पोएम जो है यहां पर आपको दे रखी है, जिसमें मिल्टन है, डन, वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, ब्राउनिंग, निज़िम एस्केल और कमला दास। ड्रामा 2 दे रखे हैं, दोनों ही शेक्सपियर के हैं। प्रोज जो है 2 दे रखे हैं, एक बेकन का दे रखा ऑफ स्टडीज और लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स दे रखा है। फिक्शन की बात करें तो टॉमस हार्डी है, मेयर ऑफ कास्टरबीज है और आर के नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स है। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स या फॉर्म्स की बात कर लीजिए यहां पर। ठीक, तो इसमें आपके ओड, एलेजी, बैलेट, सोनेट, एपिक और गॉथिक और एलगरी इसमें दे रखा है। गॉथिक और एलगरी को यदि आप छोड़ दें यहां पे, जी हां, गॉथिक और एलगरी को, इनको यदि आप छोड़ दें तो बाकी की चीजें आपके ग्रेड सेकंड में भी सेम है। और फिर आपके फिगर्स ऑफ स्पीच दे रखे हैं, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयनी, हाइपरबोली, एनोमेटोपोइया, सिनेक्टिकी और ऑक्सीमोरन को छोड़ दे तो सारी चीजें सेकंड ग्रेड के समान ही हैं। फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस यहां पर अलग से दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़िए। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इसमें टीएस इलियट का वेस्टलैंड दे रखा है, हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी जो एक इंसिडेंटल प्ले है, अनिता देसाई का क्राई द पीकॉक एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो क्रियोल, पिजिन, कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड मिक्सिंग दे रखा है। और फिर आपकी आ जाती है आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। क्लियर, पहले आपकी इसमें 5-6 आपकी यूनिट्स थी, अब इनको समराइज कर दिया, मतलब समराइज तो नहीं कहेंगे, इनकी यूनिट जो है वो यूनिट के टॉपिक्स बढ़ा करके यूनिट कम कर दी गई है। टोटल यूनिट जो 3 है। पहली आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है और फिर दूसरी जो यूनिट है, यहाँ पर मैं सबके यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, ठीक है, काफ़ी थोड़ा वक्त इसमें निकल जाएगा। फिर ये कुल मिलाकर के आपकी 3 यूनिट के अंदर इसको समेट दिया गया है। पहले 6 हुआ करती थी, अभी इसको 3 तक इसको सीमित कर दिया गया है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहां पर देखिए, स्कूल एजुकेशन का जब आप सिलेबस देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल एजुकेशन, उसका जब आप सिलेबस देखते हैं तो कुछ इस तरह से लास्ट में लिखा हुआ आता है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें कि 300 नंबर का ये पेपर होगा आपका। ठीक है, 3 घंटे का होगा, यानी 180 मिनट का होगा। इसके अंदर 150 सवाल आएंगे। ठीक है, फिर आप यहां आ जाइए 5 नंबर बिंदु के ऊपर। ठीक, फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और फिर आपकी जो एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी है उसकी बात यहां पर करी गई है। लेकिन 2022 में जो परिवर्तन किया गया और उससे पहले जो चीजें थी
उसको भी आप जान लीजिए। 2022 की जो यहां पर एग्जाम हुई है उसमें यहां पर यह हटा दिया गया कि सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपके 55 सवाल होने थे, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल में भी आपके 55 सवाल होने थे, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है यहां पर आपके 10 सवाल होने थे, और जो आपका ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी एंड पेडागोजी है इसमें आपके 30 सवाल होने थे। कुल मिलाकर के 150 सवाल इस तरह से होने थे। ये वाली जो एग्जामिनेशन स्कीम है इसको अब की बार 2022 में हटा दिया गया, ठीक है। अब जब इसको 2022 में हटाया तो इसका क्या फर्क पड़ा, अभी थोड़ी सी देर बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको क्या अंतर पड़ा इसका, ठीक है। अब चलिए अगली स्लाइड पे। लेक्चर संस्कृत एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन नहीं है, संस्कृत एजुकेशन है। संस्कृत एजुकेशन में यहां पर दे रखा है साफ साफ कि 110 मार्क्स का है, यानी एक प्रश्न जो है 2 नंबर का है, तो सवाल कितने हो गए 55। यहां पर भी 110, तो फिर से यहां पर कितने सवाल हो गए 55 हो गए, और 20 मार्क्स है यानी 10 सवाल पूछेंगे, और यहां पर 60 मार्क्स है यानी 30 सवाल यहां से पूछेंगे। कुल मिलाकर के आपका 150 सवाल का ये पेपर होना है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन स्कीम यहां पर दे रखी है। इसका फर्क क्या पड़ा वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो उसके लिए मुझे एक विश्लेषण जो है आपको जरूर बताना पड़ेगा, और वो मेरे पास में यहां पे है, ठीक है। ये 2022 का मैंने एक विश्लेषण किया है कि कौन से सेक्शन से कितने सवाल जो हैं यहां पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं पहले स्कूल एजुकेशन की बात कर लेता हूं। स्कूल एजुकेशन में देखिएगा, तो पहले पिछली स्लाइड पे चलते हैं अपन, ये लीजिए। स्कूल एजुकेशन में जहां पर आपके 55 सवाल पूछे जाने थे, यहां पर 55 की बजाय 56 सवाल पूछ लिए गए, और यहां पर जो 55 पूछे जाने वाले थे यानी ग्रेजुएशन लेवल में, यहां पर आपके कुल मिलाकर के सवाल जो है वो पूछे गए 44। क्लियर। फिर ये जो 10 सवाल पूछे जाने थे, इन 10 की बजाय यहां पर क्वेश्चन आश्चर्यजनक रूप से देखिए 29 पूछ लिए गए हैं, ठीक है 29, जी हां। और यहां पर एजुकेशन साइकोलॉजी में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाने थे, यहां पर सिर्फ 21 सवाल पूछे गए हैं। यहां तक चलिए ठीक है, एक सवाल आपने एक्स्ट्रा पूछ लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है जी। 55 सवाल पूछे जाने थे ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे 55 ना पूछ करके 44 पूछ लिए, 11 सवाल कम पूछे, ठीक। और यहां पर 10 सवाल के बजाय 29 सवाल जो है यहां पर पूछ लिए गए। तो ये बहुत बड़ा अंतर जो है यहां पर आ गया। अब किस चीज को यहां पर ज्यादा प्रमुखता दी गई है, यहां पर पीजी जो लिटरेचर है जिसमें 10 सवाल ही आने थे, उसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं संस्कृत एजुकेशन इसकी बात करूं, तो देखिएगा यहां पर 55 सवाल पूछे जाने थे, क्लियर। तो यहां पर इस पैटर्न को स्कूल एजुकेशन ने फॉलो नहीं किया, लेकिन संस्कृत एजुकेशन जो इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसी एग्जामिनेशन स्कीम के अकॉर्डिंग जितने सवाल पूछे जाने थे उतने ही सवाल यहां पर पूछे गए हैं। एक आध कोई छोटा मोटा इधर उधर हुआ है, बाकी का बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब यह होता है कि जहां पर इस तरह की ये एग्जामिनेशन स्कीम दे रखी है, वहां पर आपको यह पता रहेगा कि कौन से पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आने हैं, यह आपको पता रहेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में इतना बड़ा कोई ज्यादा कोई तगड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान होता है सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थियों के साथ। कैसे होता है उसके लिए पहले हम चलेंगे आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस के विश्लेषण पे। तो चलिए पहले सेकंड ग्रेड के सिलेबस की बात करते हैं। ये देखिएगा, यहां पर सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, मोटा मोटी मैं आपको यहां पे बता दूं एक बार कि जो पार्ट फर्स्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, ठीक है। यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखा है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब दे रखा है। यहां पर भी सिलेबस में भी चेंज हुआ है। पहले पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते थे, जो 8 थे वो सारे थे इसके अंदर। अभी सिर्फ 4 को रखा है, नाउन को रखा है, वर्ब को रखा है, एडजेक्टिव को रखा है, एडवर्ब को रखा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच
कि जो फंक्शनल आइटम्स हैं उनको यहां पर हटा दिया गया है। क्लियर है? ओपन क्लास आइटम और क्लोज क्लास आइटम में हम इनको बांटते हैं। तो जो आपके जो क्लोज क्लास आइटम है उनको हटाया गया है और ओपन क्लास आइटम को इसमें रखा गया है। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स है, टेंस है, प्रेपरेशंस है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, फिर इसके अलावा सबऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कंडीशनल, ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का इंटरचेंज है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ये पहली बार ऐड हुआ है टॉपिक। ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये वाला टॉपिक, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ये पहली बार इस टॉपिक को ऐड किया गया है और वहां पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा कमी इसमें करी गई है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2022 में इसमें चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस इसमें दे रखा है। पार्ट सेकंड की बात करें यानी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की बात करें तो यहां पर बेसिक सेंटेंस पैटर्न है, MHM वाला फ्रेज एनालिसिस है, SPOCA वाला क्लोज एनालिसिस है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड वोकैबुलरी के सवाल हैं और यहां पर एक पोइट्री अप्रिशिएशन या पोइटिक अप्रिशिएशन आप इसको कह सकते हैं, ये पहली बार ऐड किया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम यहां पर ऐड हुआ है। इसके अलावा लिटरेरी फॉर्म्स या डिवाइसेस रखे हैं जिसमें ओड, एलिजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड है, अलिट्रेशन है, हाइपरबली है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, सटायर और आयनी है, ओनोमेटोपोइया है। और इसके अलावा आपके जो लिटरेरी पीरियड्स एंड मोमेंट्स हैं इनको डिफाइन करके पूछा गया है। पिछली बार 2022 से पहले वाले सिलेबस में ये डिफाइंड नहीं थे। जी हाँ, ये क्या नहीं थे? डिफाइंड नहीं थे। अपन अब की बार इनको डिफाइन कर दिया गया है कि आपको यहां से पढ़ करके आना है। ठीक है, तो यहां रिनेसा से लेकर के पोस्ट मॉडर्न एज तक पूछ लिया और रोमांटिसिज्म से लेकर के आपके पोस्ट मॉडर्निज्म यहां तक इसमें पूछा गया है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद में जो इंडियन राइटर्स हैं उनको भी डिफाइंड फॉर्म करके यहां पर पूछ लिया गया है। पहले अपने को जितने भी इंडियन राइटर्स थे लगभग अपन उनको तैयार करते थे, यहां पर थोड़ा सा इनको डिफाइन कर दिया कि ये इंडियन राइटर्स हैं और हम यहीं से सवाल पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो इसमें काफी सारे नाम हैं। रविंद्रनाथ टैगोर है, मुल्कराज आनंद है, R.K. नारायण है। ठीक है, लेकिन बड़े दुख की बात है राजा राव को इसमें नहीं रखा गया है। सरोजनी नायडू, तोरूदत्त, एजिम एस्केल, रस्किन बॉन्ड, अरुण कोलाटकर है, अनीता देसाई, शशि देशपांडे। शशि देशपांडे पर काफी सवाल जो है पूछे गए थे। ठीक है, कमला दास है, जयंत महापात्रा है, इस पर भी एक अच्छा सवाल आया था। अमिताभ घोष है, मंजू कपूर पर भी अच्छे सवाल आए थे और अरुंधति रॉय है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा फिर आपका जो पार्ट थर्ड है जो टीचिंग मेथड वाला है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका GT मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है। 4 मेथड हो गए। इसके अलावा CELT आपका इसमें आ गया और फिर टीचिंग ऑफ प्रोज, पोएट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन इसमें आ जाता है। और टीचिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो पूछते हैं, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, इसको आप बोल सकते हैं। ये सारा सब कुछ इसमें पूछा जाता है। अब चलिए आगे, असली खेल यहां होगा। यह है आपका सेकेंड ग्रेड का जो स्कूल एजुकेशन वाला है, यानी नॉर्मल जो सेकंड ग्रेड वाली है उसकी बात कर रहा हूं, उसकी एग्जामिनेशन स्कीम है ये। ठीक है, यहां पर क्या बताया गया है कि वही 300 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे और 30 मिनट यानी 150 मिनट का होगा। ठीक है, 150 सवाल इसमें आने हैं। लेकिन यहां पर देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पहला जो ग्रुप है जिसमें 180 नंबर कवर होते थे, यानी 90 प्रश्न इसमें कवर होते थे, वहां पर ये खामोश है। ये कुछ नहीं कह रहा कि मैं यहां पर 90 प्रश्न पूछूंगा, कम पूछूंगा, ज्यादा पूछूंगा, कौन से पोर्शन से कितने प्रश्न पूछूंगा, यहां पर नहीं बताया गया है। क्लियर? लेकिन संस्कृत एजुकेशन में देखिए आप, ये अभी संस्कृत एजुकेशन की सिलेबस के पीछे जो एग्जामिनेशन स्कीम लिखी आती है वो है। इससे साफ साफ कहा है कि जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है 180 नंबर का होगा, यानी इसका आधा कर दीजिए, 90 क्वेश्चन आएंगे। ये 80 मार्क्स का होगा यानी 40 प्रश्न आएंगे। ये 40 मार्क्स का होगा यानी इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल देख लीजिए इसका 150 हो जाता है।
90 और 40 कितने हो गए आपके? 130 हो गए, और फिर 20 जोड़ दीजिए, 150 सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो नुकसान क्या है? नुकसान ये रहा, ये सबसे बड़ा नुकसान आज तक का। अब तक जितनी बार आपके जो सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत सारे विद्यार्थी छोड़िए, बहुत सारे टीचर्स इस बात को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि अब की बार क्या होने वाला है और इसकी वजह क्या रहेगी। कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि ये सारा खेल एग्जामिनेशन स्कीम की वजह से हो रहा है। खेल क्या हुआ है उसको मैं अभी आपको बताता हूं। पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं सीनियर सेकेंडरी लेवल की एग्जामिनेशन स्कीम पे। यहां पर देखिए सवाल कितने पूछे जाने थे, यहां पर यहां नंबर रिंग लगा देता हूं ना। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर सवाल पूछे जाने थे आपके 90 प्रश्न पूछे जाने थे, क्लियर। दूसरे पार्ट में कितने पूछे जाने थे आपके? 40। तीसरे पार्ट में आपके कितने पूछे जाने थे? 90 और 40, हाँ 20, क्लियर, ठीक है। ये आपके पूछे जाते हैं 9, 4, 13 और फिर हाँ 150 का ये स्कोर हो गया आपका। अब पूछा कैसे गया है देखिएगा। आप चाहेंगे तो मैं इसमें टॉपिक वाइज भी आपको बता दूंगा कि आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस पर 4 सवाल पूछे हैं, डिटरमिनर में 3 पूछे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में 4 पूछे हैं, प्रेपरेशन के 3 आए हैं, मॉडल के 3 आए, डिग्री के 3 आए हैं, ठीक है। करेक्ट फॉर्म जो है उनके 3 आए हैं, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के 3 आए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 1 ही सवाल आया, नरेशन के 2 आए हैं, फ्रेजल वर्ब के 4 आए हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव आपस में चेंज करने के 2 सवाल आए, मिस स्पेल्ड का 1 आया है, सिनोनिम्स का 1 आया, सिनोनिम के 3 सवाल आए हैं, एंटोनिम का 1 आया है, इडियम्स के 3 सवाल आए हैं। लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है उसमें ज्यादा आए हैं। तो यहां पर 90 सवाल पूछे जाने थे, लेकिन अगले ने मात्र कितने सवाल पूछे? 46। जी हां 46 सवाल यहां पर पूछे हैं। फिर चलिए यहां पर 40 सवाल पूछे जाने थे, इस पोर्शन के अंदर कितने सवाल पूछ लिए वो मैं आपको बता दूं। इसमें टोटल मिलाकर के इन्होंने सवाल पूछ लिए हैं 84। जी हां 84, डिफरेंस देख लीजिए 84। और ये 84 जो है पूरे पेपर का, यानी 150 क्वेश्चन जो थे उसका यदि परसेंटेज निकालें तो ये ऑलमोस्ट 56% होता है। जबकि आना कितना था? मात्र 40 सवाल इसमें से आने थे मैक्सिमम, ठीक है। पूछ कितने लिए गए? 84 क्वेश्चंस यहां पर पूछ लिए गए, ठीक। ये 20 सवाल आने थे, यहां पर 20 ही पूछे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर ये ज्यादा पूछ लिए सब। अब इसमें से चलिए यदि मैं सिर्फ लिटरेचर की बात करूं, उसमें से ग्रामर के और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले जो प्रश्न हैं उनको निकाल दूं, तो सुन लीजिए ये 84 कैसे पूछे हैं। इसमें ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के सवाल जो हैं कुल मिलाकर के 19 आए हैं। और केवल लिटरेचर की आप बात करें तो इस लिटरेचर वाले पोर्शन में सवाल आए हैं आपके 65। जी हां 65। यदि आप आकलन निकालें इसका तो आप कह सकते हैं मात्र मैक्सिमम एग्जामिनेशन स्कीम यदि लागू होती तो मैक्सिमम 15 के लगभग सवाल इस पे पूछे जाने जायज थे। 15, 16 मान लो, 17, 18 मान लो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सवाल कितने पूछ लिए? 65। क्यों पूछ लिए अभी उसकी बात कर ही रहे थे, अभी थोड़ी सी और करूंगा उस पर। फिर आगे आने वाले एग्जाम में आपको किस तरह से चौकन्ना रहना है 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे चौकन्ना अन्ना, उसकी तरह चौकन्ना ही रहना पड़ेगा अभी। अब तो उस पर क्या करना है वो बात भी अभी आपको बताऊंगा। तो एग्जामिनेशन स्कीम जो है इस सीनियर टीचर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये लागू नहीं थी। अब की बार 2022 में लोगों ने सोचा यार क्या फर्क पड़ता है, किसी ने तो ध्यान भी नहीं दिया, टीचर्स ने भी नहीं दिया। नहीं तो कोई तो बताता कि भैया रुक जाओ, अब क्या खेल होने वाला है और बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्या कांड हो जाए पता नहीं।
अब देखिए दिक्कत क्या है, ग्रामर जो है ना वो लगभग विद्यार्थियों की ठीक ठीक होती है, जो तैयारी करने वाले होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, जो तैयारी नहीं करने वाले होते हैं उसकी तो ग्रामर भी ठीक नहीं है, लिटरेचर भी ठीक नहीं है, टीचिंग मेथड भी ठीक नहीं है। लेकिन जो तैयारी करते हैं, वास्तव में मन लगा के तैयारी करते हैं, तो उनका ग्रामर ओके ठीक होता है। ये 18, 19, 20, 21 ये इस क्राइटेरिया में आप इनको रख सकते हैं। अब रही बात ग्रामर की, सवाल यहाँ पर 90 आने थे और पूछे कितने 46, यानी ऑलमोस्ट 50% यहाँ से गायब कर दिया। और वो 50% शिफ्ट किस पे कर दिया, इस वाले पोर्शन में। 40 सवाल आने थे, 84 पूछ डाले। और उसमें से भी लिटरेचर के मात्र 15 सवाल आने थे, ठीक है 65 पूछ लिया यार, 50 सवाल ज़्यादा पूछ लिए। 50 सवाल बहुत होती है सिलेक्शन के लिए, तो एक प्रश्न भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है किसकी वजह से हुआ है, एग्जामिनेशन स्कीम की वजह से हुआ है। तो अब की बार आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जैसे ही वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट पब्लिश होता है, सबसे पहले आपको सिलेबस जो है उसको देखना है। सिलेबस और के लास्ट में आना है जहां पर इस तरह से ये छपा हुआ आता है, एग्जामिनेशन स्कीम छपी आती है। उस एग्जामिनेशन स्कीम पे जाकर के चेक करना है कि एग्जामिनेशन स्कीम अब की बार दी है या नहीं दी है। पहली बार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहली बार ये एग्जामिनेशन स्कीम हटाई है। इसी वजह से क्या हुआ है कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, जो ग्रेजुएशन लेवल है और जो आपका टीचिंग मेथड वाला जो पोर्शन है, इनके अंदर जितने प्रश्न आने चाहिए थे उतने नहीं आए, किसी में कम तो किसी में ज्यादा आए। ये जो अनॉमली हुई है ये इसी वजह से यहां पर हुई है। तो सबसे पहला काम अब की बार ये किया जाएगा। मान लीजिए एग्जामिनेशन स्कीम आ गई, ओके, तब तो अच्छी बात है। लेकिन तब फिर क्या होगा, आपका जो जीके वाला पेपर है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी हाँ, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो चाहे ग्रेड सेकंड हो, क्योंकि इस तरह का परिवर्तन देखिए फर्स्ट ग्रेड में भी हुआ है। बहुत बड़ा नहीं किया उन्होंने, लेकिन किया है। पीजी लेवल जहां पर मात्र 10 सवाल आने थे, वहां पर देखिए 29 सवाल पूछ लिए वहां पे। यानी अब 2022 के इंग्लिश का आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड उठा करके देख रहे हैं, तो उसमें आपको एक बात नोट करने को मिलेगी, और वो ये कि इसमें लिटरेचर वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है, उस पर ज्यादा सवाल पूछे गए हैं कंपैरेटिवली। तो ये तुलनात्मक विश्लेषण जो है आपके बहुत ही काम का रहने वाला है, आगे भविष्य के लिए आपको ये सचेत करने वाला है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए तो बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वीडियो भी काफी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब की बार जब 2023 में वापस भर्तियां आती हैं तो उसमें एग्जामिनेशन स्कीम दे रखी है या नहीं दे रखी है। दे रखी है तो समझ जाइए कि लगभग इसी क्राइटेरिया के अंदर सवाल पूछे जाने हैं, और नहीं दे रखी है तो समझ जाइए भैया गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, अभी मैं ग्रामर की बात कर रहा था, तो ग्रामर का मतलब लगभग स्टूडेंट की बराबर होती है, तो फोकस किस पे ज्यादा रखेगा, लिटरेचर पर ज्यादा रखेगा। ठीक है, ओके, फिर आप आगे बढ़े इसमें। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा, खासतौर से वो विद्यार्थी जिसने एमए कर रखा है इंग्लिश में। ठीक है, और भर्तियां जो है अभी ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के साथ ही आ रही हैं। अब की बार तो आपके रीट की भी साथ में थी, यानी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तीनों ही साथ में थी। तो एक सवाल जरूर दिमाग में आता है कि मैं कौन से की तैयारी करूं, फर्स्ट की करूं या सेकंड की करूं या थर्ड की करूं। तो अभी मैं थर्ड ग्रेड जो है उसकी वैकेंसी का तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऐसी कोई वैकेंसी अभी आएगी क्या। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है। तो विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की। और यह सवाल किसके मन में आता है, उस विद्यार्थी के मन में आता है जिसने एमए इंग्लिश बीएड कर रखा है। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो उत्तर क्या होना चाहिए कि मैं दोनों की तैयारी करूं या एक की तैयारी करूं, इसका आधार क्या होना चाहिए। इसका आधार देखिए क्या होता है, आपका जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, उसमें कितनी समानता है और कितनी असमानता है, और आपकी खुद की जो पर्सनल एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, दोनों कैसी हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर समानता कितनी है उस पर। चलिए, तो यहां पर मैंने इस स्लाइड के ऊपर एक तरफ फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस और एक तरफ सेकंड ग्रेड का सिलेबस लिया है। इसमें जो आपका सीनियर सेकेंडरी वाला पार्ट आता है उसको मैंने यहां पर लिया है।
तो फर्स्ट ग्रेड में आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट्स दे रखा है, ठीक है, तो एक कॉमन है। आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट्स यहां पर भी है, कॉमन हो गया, ठीक है। टेंसेस दे रखे हैं, यहां पर भी टेंसेस दे रखे हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन यहां दे रखा है, इसमें अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेम हो गया, एक्टिव पैसिव सेम हो गया, डायरेक्ट इंडेक्स सेम हो गया। इसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो वो अलग से दे दिया गया यहाँ पे, सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स यहां पर करके इसको दे दिया गया है। फिर चलिए ऑक्सिलरीज, जिसमें मॉडल्स पूछ रहे हैं, तो यहां पर मॉडल ऑक्सिलरीज करके टॉपिक यहां पर दे रखा है, क्लियर है। फिर प्रेपोजिशंस, तो यहां पर दे रखा आपका प्रेपोजिशंस, ये रहा, ठीक है। फिर फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, तो यहां पर चलिए फ्रेजल वर्ब्स अलग से दे रखा है, और प्रोवर्ब्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस करके इडियम्स यहां पर दे रखे हैं। फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो यहां पर फ्रेजल वर्ब एंड इडियम सेव हो गया, कॉमन हो गया। फिर चलिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है ये फर्स्ट ग्रेड के आपके फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, लेकिन सेकंड ग्रेड में इसको सेकंड पार्ट में रखा गया है। फिर आगे आप बढ़िए, तो प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग जो है वो सेकंड ग्रेड में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, फिर वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड, ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये सवाल जो है ये आपके जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के पैसेज होते हैं उसके अंदर एक आध सवाल देकर के अगला पूछ सकता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ठीक है। फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, वो आपके इसमें भी है, ठीक है, किसमें, आपके फर्स्ट ग्रेड में भी है, लेकिन सेकंड पार्ट में पड़ेगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस इसमें नहीं आएंगे, डिग्री वाला जो है वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें नहीं आएगा। कितने टॉपिक सेम हो गए यहां पर चेक कीजिए, यहां पर कुल मिला के कितने टॉपिक है, 10, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम होती मान ले है तो कितने सवाल पूछेगा इसमें से, 55, ठीक है। यहां पर एग्जामिनेशन स्कीम है ऐसे मानते हैं, कितने सवाल बनते हैं, 90 में से देखिए सेम कितने वो देखिए, यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 10 सवाल होते, सॉरी 10 टॉपिक हैं और 55 आपके सवाल हैं। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि किसी टॉपिक ऑलमोस्ट 5 आप मान के चल लीजिए कि एक टॉपिक से 5 सवाल आ रहे हैं, 6 भी आ सकते हैं, ठीक है, 6 भी आ सकते हैं, लेकिन आप 5 का सा मान लीजिए। अब देखिए इसमें कितने टॉपिक सेम चल रहे हैं, यहां पर 6 चल रहे हैं, तो 7वां उसमें चला जाएगा, 6 टॉपिक इसमें सेम चल रहे हैं। अब इधर आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 और 8 टॉपिक जो है वो इसमें आपके सेम है। यहां पे टोटल टॉपिक कितने हैं, 15, यानी 50%, यहां पर मोर देन 50%। चलिए ठीक है, अभी बताऊंगा ये कितना सेम है परसेंटेज के हिसाब से, अभी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, और वैसे ये 90 सवाल दे रखे हैं ना, इसमें आप जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो यहां पर भी वही एक टॉपिक का 5-6 सवाल का निकल करके आपके सामने आएगा। आगे बढ़िए, फिर फर्स्ट ग्रेड का ये पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल है और इधर सेकंड ग्रेड का है। इसमें जो कॉमन चीजें हैं वो मैं यहां पर ले रहा हूं, तो लिटरेरी फॉर्म वाला टॉपिक मैंने यहां पर निकाला है, उसमें कुछ समानताएं हैं। इसमें देखिए फर्स्ट ग्रेड में ओड है, एलिजी है, बैलेड है, सोनेट है, एपिक है, गॉथिक और एलेगरी है। गॉथिक और एलेगरी यहां सेकंड ग्रेड में नहीं है, लेकिन ओड है, एलिजी है, सोनेट है, ठीक है, इसके अलावा एपिक है, ठीक है, और फिर बैलेड है, ओके। इतनी चीजें यहां पर 3 और 2 5 ये दे रखी, 1 2 3 4 और 5 ये दे रखी है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, लेकिन यहां पर टॉपिक थोड़ा सा नाम इसका चेंज कर दिया, फिगर ऑफ स्पीच अलग से पूछ लिए और यहां पर फिगर ऑफ स्पीच इसी एक के अंदर दे दिया। तो देखिए सिमिली मेटाफर है, तो इसमें भी आपको सिमिली मेटाफर मिल गए। पर्सोनिफिकेशन है, तो यहां पर भी आपको पर्सोनिफिकेशन मिल गया। आयनी, तो सटायर और आयनी यहां पर दोनों है, ठीक है। हाइपरबली, यहां पर भी है हाइपरबली। ओनोमेटोपोइया ये भी यहां पर दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा सिनेक्टिकी और ऑक्सीमोरॉन
जो कि फर्स्ट ग्रेड में है लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं है। अब टॉपिक कितने समान है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसमें से आपस में सेम हो गया। यानी ये जो यहां पर दो टॉपिक है ई और एफ, ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, इसके बराबर, ऑलमोस्ट इसमें क्या है, सेम है। फिर देखिए मैंने कहा था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वहां सेकंड ग्रेड में दे रखा था ना, इस पे आइए एक बार पीछे, सेकंड ग्रेड में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यहां दे रखा है, कौन से पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में, सीनियर सेकेंडरी लेवल में। लेकिन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट ग्रेड के ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में दे रखा है, यानी एक टॉपिक और यहां पर मैच कर गया। इसके अलावा फिर और कितना बच जाता है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा नहीं बचता है। तो ओवरऑल यदि आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज यहां पर पाएंगे कि 40 से लेके 50% सिलेबस जो है सेम है। यदि भाषा के जो दो प्रमुख भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश के अलावा जो दो प्रमुख भाषाएं हैं, उनका जो सिलेबस रहता है वो लगभग 70 और 75% सेम रहता है। इंग्लिश में थोड़ा सा यहां अंतर है, यहां पर 45 से लेके 50% सिलेबस जो है सेम है। अब देखिए जब आपको यह पता चल गया कि यार 40 से 50%, 45 से या 50%, 45 से 50% सिलेबस जो है वो हमारा सेम है, तो फिर आपको दोनों ही विषयों की क्या करनी चाहिए, यहां पर तैयारी करनी चाहिए। जी हां, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दोनों ही चीजों की आप क्या करें, आप यहां पे तैयारी करें, क्योंकि आपको कोई बहुत ज्यादा कोई एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी चीजें जो हैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़नी है, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो फिर आप एक बहुत बड़ी रिस्क जो है उसको कवर कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, आपका सेकंड ग्रेड में नहीं होता, फर्स्ट ग्रेड में हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं होता, सेकंड ग्रेड में हो जाता है, लेकिन होता उसी का है जो तैयारियां अच्छी करता है। अब तैयारी अच्छी करने के लिए आप क्या करते हैं, अब अच्छी तैयारी करने के लिए आपको बुक्स, नोट्स, कोचिंग्स, इनकी सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, जो कि आप लेते भी हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर अभी मैं इस विषय पर भी बात करूंगा कि तैयारियों के लिए आपको करनी क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले एक और परिवर्तन जो अब की बार 2022 की परीक्षाओं से आपको देखने को मिल रहा है, उसकी मैं जरूर चर्चा करूंगा, और उसका फर्क क्या पड़ रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और वो है आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, अर्थात चयन का आपका आधार क्या रहना है। पहले चयन के आधार जो है कुछ नहीं था, सिर्फ कट ऑफ ही इसका आधार होती थी, और इसी के चलते हुए आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे या सुने होंगे या अखबारों में पढ़े होंगे कि फला फला सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, उसके अंदर 2-4 नंबर वाले, इवन माइनस मार्किंग वाले का भी मैंने पढ़ा है, सुना है कि माइनस मार्किंग में इसके नंबर आए हैं, यानी कुछ भी नंबर नहीं आया फिर भी वो फिजिक्स के लेक्चर बन गए। अब ऐसे लोग यार क्या पढ़ा के निकाल करेंगे, ठीक है, या किसके 10, 5, 20 नंबर आए हैं वो भी लेक्चर बन बैठा, ठीक है। ये एक भद्दा सा मजाक था जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया, और वो प्रयास इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के तौर पे आपके सामने है, और इसका असर क्या पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब की बार एक परीक्षा हुई थी जिसमें लगभग 10,000 पद जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, शायद कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा रही होगी, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, ठीक है। तो सर 10,000 के 10 या 11,000 पद रहे होंगे, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आंकड़ा, लेकिन 10 या तो 10,000 था या फिर 11,000 थे, और उसमें ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मौजूद था। इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पहले आप समझ लीजिए, फिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा उसको आप समझेंगे, तब आप इसका महत्व समझ पाएंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या कहता है कि जनरल और जो ओबीसी वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है वो लाने जरूरी है, जीके में भी और सब्जेक्ट में भी, ठीक है। और जो एससी और एसटी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चीज गवर्नमेंट ने रख दी है 35%।
यानी 35% जो मार्क्स हैं इनके लिए लाने आवश्यक हैं, अदरवाइज दे वॉन्ट गेट सेलेक्टेड। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो जरा सुन लीजिए। मैं अभी बात कर रहा था कंप्यूटर अनुदेशक वाली परीक्षा की भर्ती की, तो उस भर्ती में देखिए क्या हुआ, उसमें लगभग 3000 पद जो है खाली रह गए। एग्जैक्टली देखिए मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे जरूर याद है कि 3000 या 3 से 4000 के बीच में पद जो है खाली रह गए। क्यों खाली रह गए? कि गवर्नमेंट को क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिले, यानी ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने रखा था, इस क्राइटेरिया से, इसकी वजह से लोग बाहर हो गए। या यूं कहिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके 40% मार्क्स से नहीं आए, 35% मार्क्स से नहीं आए। जो जनरल के थे उनके, ओबीसी के थे उनके 40% नहीं आए, और एससी एसटी वालों के 35% मार्क्स नहीं आए, इसलिए वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए और इतने पद खाली रह गए। ठीक है, कईयों को हो सकता है कुछ लोग इसका विरोध करें, लेकिन मेरे ख्याल में यदि गुणवत्ता आपको चाहिए तो फिर इस चीज को आपको जरूर रखना ही चाहिए। ठीक है, अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को आपका, इसको पता चल गया आपका कि ये है, तो 2022 में भी इसको लागू कर दिया गया है, आरपीसी ने इसको लागू किया है अपने हर एक एग्जाम में। क्लियर? तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी भाई साहब दे रखा है, इसको आप बिल्कुल ठीक है ध्यान में रखिएगा और इसको भूल मत जाइएगा। अब इसके बाद में एक छोटी सी बात जो है मैं ये जरूर करूंगा कि सर आपने, जैसे आपके दिमाग में बात चल रही होगी, सर आपने पहले सिलेबस की बात करी, सिलेबस में आपने समानता क्या है ये भी बताया, सिलेबस में चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो भी बताया। हालांकि थोड़ा सा मैं शायद भूल गया हूँगा, तो मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कुछ यदि परिवर्तन और हुए हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, फर्स्ट ग्रेड में वैसे कोई सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है, और सेकंड ग्रेड में चेंज किया गया है। जो आपका पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूज्ड वर्ड जो है उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा जो पार्ट सेकंड है उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है किसी पैसेज का, वो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो एक पोइट्री का भी आएगा, अर्थात पोइट्री एप्रिशिएशन का एक सवाल जो है वो भी इसमें एड ऑन इन्होंने कर दिया है। ठीक है, और सेकंड ग्रेड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पहला प्रश्न था जिसमें नाउन उसके बाद प्रोनाउन आता था, तो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से उन्होंने नाउन को तो रख लिया, प्रोनाउन को हटा दिया, फिर एडजेक्टिव, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रेपोजिशन अलग से पहले ही पूछते थे अब भी पूछ रहे हैं, लेकिन इंटरजेक्शन और कंजंक्शन जो है उनको वहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच से हटा दिया गया है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन कर दिया, एक टॉपिक जोड़ दिया वोकैब का, वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का सवाल आता था उसमें पोइट्री एप्रिशिएशन भी एक प्रश्न अतिरिक्त जो है, ठीक है, जिसमें लगभग 4 या 5 सवाल वो पूछ लेते हैं, वो एक अतिरिक्त जोड़ दिया। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा आपने सिलेबस में समानता असमानता बताई, परिवर्तन क्या है ये भी आपने बताया। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम जो है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और अब इतनी सारी बातें करने के बाद में फिर मैं वापस आ जाता हूं अपने उसी मूल बिंदु के ऊपर कि अभी चुनावी वर्ष चल रहा है, और चूंकि चुनावी वर्ष है तो अधिकतम वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट जो है निकालने की कोशिश करेगी, और निश्चित रूप से निकालेगी ताकि गवर्नमेंट को क्रेडिट मिले और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले। गवर्नमेंट को क्रेडिट मिलेगा तो गवर्नमेंट आपकी नज़रों में अच्छी कहलाएगी, और आपकी नज़रों में यदि गवर्नमेंट अच्छी है तो आप उनको वोट देंगे, सरकार रिपीट करने का प्रयास भी रहेगा। तो चुनावी वर्ष के चलते हुए अब की बार अधिकतम, जी हाँ, अधिकतम वैकेंसीज जो है आने वाली है। अब वैकेंसीज कब आती हैं? जब पोस्ट खाली हो। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की खूब सारे पद जो है खाली हैं, और अभी डीपीसी जो है अर्थात जो पदोन्नति जो है वो भी अभी उसकी प्रोसेस जो है चल रही है, उसमें तेजी चल रही है। और जब डीपीसी होनी है तो इसका मतलब सीधी भर्ती से भी आपको आधे पद तो भरने पड़ेंगे, तो इसका मतलब जल्द ही आने वाली है। अब आएगी कब? तो मेरे ख्याल में मेरा एक आकलन है, एक अंदाजा है कि अभी 30 जुलाई को सेकेंड ग्रेड की फिर से परीक्षाएं होनी है। ठीक है, उसके आसपास अभी डेट जो है डिक्लेयर दी गई है,
एग्जैक्ट टाइम टेबल तो नहीं दिया है, लेकिन मोटा मोटी एक आपको डेट दे दी कि 30 जुलाई के आसपास में ये परीक्षाएं जो है वापस संपन्न होनी है। तो जब ये एग्जाम्स हो जाएंगे तो उसके बाद में निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, ये भर्तियां जो है अनाउंस करेंगी। तो आपकी जो तैयारियां हैं वो अभी से होनी चाहिए। जी हां, अभी से यदि आप अपनी तैयारियां कर रहे हैं तो कल को जाकर के जब गवर्नमेंट जो है इसका एग्जाम करवाएगी तब आप इसमें सफल हो पाएंगे। मान लीजिए अगस्त में वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जल्द से जल्द उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका श्रेय जो है गवर्नमेंट खुद ही लेना चाहेगी। ठीक है, चुनाव बाद में गवर्नमेंट रिपीट होती है या दूसरी गवर्नमेंट होती है, उस स्थिति में शायद गवर्नमेंट नहीं जाना चाहेगी। तो अगस्त में यदि वैकेंसी अनाउंस होती है तो बहुत जल्द ही गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी एग्जामिनेशन डेट जो है उसको भी जल्द ही साथ में क्या पता डिक्लेयर कर दे। वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को अपनी जो तैयारियां हैं उसको अभी से शुरू कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये प्रश्न कि सर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, तो मेरे ख्याल में आपको दोनों की ही तैयारियां करनी चाहिए। ठीक है, दोनों की तैयारियां करनी चाहिए। यदि आप सिंपली ग्रेजुएट हैं तब तो आप फर्स्ट ग्रेड की कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने पीजी कर रखा है इंग्लिश के अंदर, तब आप दोनों की परीक्षाएं दे सकते हैं। तो दोनों के लिए आपको तैयार होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके लिए 50% सिलेबस ही है, वो जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। अब एक प्रश्न जो है विद्यार्थी के मन में यह भी आता है कि सर अभी वैकेंसी आती है, समय कम रहता है या ज्यादा रहता है वो एक अलग इश्यू है, लेकिन हमें तैयारी किस माध्यम से करनी चाहिए? हमें सेल्फ स्टडी के माध्यम से करना चाहिए या फिर हमें कोचिंग में जाकर के तैयारी करनी चाहिए? तो देखिए, हर चीज के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, पक्ष और विपक्ष होते हैं, फायदे और नुकसान होते हैं। लेकिन यहां पर मैं कुछ बिंदु जो है आप लोगों के सामने रखना जरूर चाहूंगा कि जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो देखिए, ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, और एक आपका सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छा है, और स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जिनके सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हैं और वो बहुत अच्छे से तैयार अपने आप को कर सकते हैं, उनके लिए ओके सेल्फ स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो विद्यार्थी जिनकी कुछ टॉपिक तो क्लियर हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर वो अटकते हैं, जिनसे दूर भागते हैं, जहां पर उलझ जाते हैं, ठीक है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो उन विद्यार्थियों के लिए कोचिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कोचिंग आपको रेगुलराइज करती है, आपकी शंकाओं का बहुत ही अच्छे से समाधान करती है, और जहां पर कोई ना कोई आपकी तैयारी में कोई लगुना रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, उसको वो दूर करने का प्रयास करती है। अब यहां पर एक बात विद्यार्थी के मन में फिर से आती है कि सर ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग? तो इस पर भी आप सुनिएगा एक बार। डिसीजन खैर आप लोगों को करना है, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। वर्तमान में आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की जब आप कोचिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड जो आपकी फी जो होती है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपकी जो फी जो होती है ऑलमोस्ट 20,000 के लगभग होती है, कम या ज्यादा, कोई 2-4 हज़ार कम या 2-4 हज़ार कोई ज्यादा हो सकती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 20,000 होती है। और लगभग आप वहां पर क्या करते हैं, लगभग 6 महीने आप वहां पर रुकते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन, रहना खाना, इसका पर मंथ के अकॉर्डिंग यदि आप मान के चलें तो 10,000 रुपए पर मंथ के आपके हो जाते हैं। ठीक, और ऑलमोस्ट आपको 6 महीने उस कोचिंग को, उस अपने बैच को कंप्लीट करने में लग जाते हैं, यानी 60,000 यहां पर हो जाते हैं आपके। कुछ अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आप मान लीजिए, अदर एक्सपेंसेस, अन्य खर्चे जो हैं वो भी आप 20,000 मान करके आप चलिए। ये कुल मिलाकर के आपका जो मोटा मोटी जो है 1 लाख रुपया खर्चा जो है हो जाता है। ठीक, 5 से 6 महीने के भीतर भीतर इतना खर्चा लगभग ऑफलाइन कोचिंग में हो जाता है। ठीक है, अब ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो ऑनलाइन कोचिंग में देखिए,
पहली बात तो फी, इसके अंदर भी काफी बड़ा डिफरेंस होता है। यहां लगभग आपको फी की बात करें तो लगभग जो है 5 से 7 हज़ार के अंदर आपको फर्स्ट ग्रेड जो है, सेकंड ग्रेड जो है, उसका सिलेबस जो आपको मिल जाता है। रहना खाना भैया आपका घर है यार, अपने घर में रहेंगे आप। अदर खर्चे वो तो आप घर पे रहेंगे तो वो अपने आप ही कवर हो जाएंगे। इन 5 से 7 हज़ार के अंदर आपकी ऑनलाइन कोचिंग जो है लगभग हो जाती है। हो सकता है कई जगह फीस बड़ी भी मिल जाती है, हमारे पास भी अभी से ऑफर वगैरह चल रहे हैं तो फी थोड़ी अभी कम है, बाद में स्वाभाविक देखिए बढ़ेगी फीस तो खैर। लेकिन उसके अंदर आपको कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर मिल जाती हैं ऑनलाइन के अंदर। जैसे सबसे पहली बात तो जो आपके वीडियोस जो हैं वो आपके पास जब तक ऑनलाइन कोर्स की अवधि होती है तब तक आपके पास मौजूद रहते हैं। यानी सेम वीडियो को आप बार बार उसको देख सकते हैं एट योर ईज, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, ठीक है, और वो भी प्रिंटेबल होती हैं। इवन आप अपने इन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी इनको कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही साइकोलॉजिकल वे में इनको तैयार किया गया होता है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, कई बार किसी आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक पर चर्चाएं चलने लग जाती हैं तो टीचर जो है आधा एक घंटा कई बार तो उसी पे ज्ञान देके चले जाते हैं और पढ़ना लिखना कुछ भी उसमें हो नहीं पाता है। ऑनलाइन कोचिंग में वैसा कुछ होता नहीं है। तो ऑनलाइन कोचिंग जो है यदि आप खुद डिसिप्लिन्ड है तो बेस्ट तरीका है आपके पास। डिसिप्लिन का मतलब आपके भीतर यदि आग लगी है ना कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका आपके पास ऑनलाइन कोचिंग का है। वैसे भी मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल जरूर देता हूँ अपने विद्यार्थियों को कि देखिए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस माध्यम का आप चयन करते हैं वो माध्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यो मान लीजिए आपको यार जाना अमेरिका है, यानी गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, अमेरिका जाना ही है, बराबर से हो गया। आपको जाना अमेरिका है और उसके लिए आपके पास क्या है, कोई साधन, साइकिल है, ठीक है। अब साइकिल का मतलब वो विद्यार्थी हो गया जिसने फॉर्म लगा दिया, लोगों की नज़रों में तैयारी कर रहा है और वो खुद की नज़रों में तैयारी कर रहा है लेकिन वो एक्चुअल में तैयारी कर ही नहीं रहा। फॉर्म लगा दिया, ओके ठीक है यार देखेंगे यार, कोई गाइड लिया है, एक पतली सी गाइड लिया है, उसको भी देख लिया, ओके, तो वो साइकिल वाला विद्यार्थी है। कुछ लोग जो है साहब वो सुपरफास्ट ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये वो विद्यार्थी हैं जब फॉर्म लगाते हैं बड़े जोश में होते हैं, ठीक, फिर उनका जोश धीरे धीरे क्या हो जाता है, जैसे जैसे स्टेशन आते हैं ना बीच में, वैसे वैसे उनका जोश जो है ठंडा पड़ जाता है। अब कुछ विद्यार्थी जो सिलेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, उनको भी मैं 2 कैटेगरी में यहां पर बांट देता हूं। 2 कैटेगरी में कैसे कि एक ने तो क्या किया साहब, अमेरिका जाने के लिए प्लेन लिया है। अब वैसे जाहिर सी बात है यार, अमेरिका जाना तो प्लेन ही काम में आएगा, वहां पर ट्रेन या फिर जो साइकिल है वो तो काम में नहीं आएगी। अब आपको जाना अमेरिका है, आपने प्लेन का टिकट लिया है, लेकिन प्लेन कौन सा लिया आपने, प्लेन लिया साहब वो प्लेन जिसके अंदर और भी 100-200 विद्यार्थी और भी बैठे हैं, अर्थात और भी यात्री हैं। तो उसके लिए आपको, यानी वो आपकी कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग है, तो उसके लिए आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। यानी जो ऑफलाइन में जो विद्यार्थी जाता है वो क्या करता है, वो 2 घंटे पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर देता है कि यार आज चलो नहा तो लेता हूँ, आज चलो यार कपड़े भी यार वहाँ और भी लड़कियाँ भी आती, थोड़े कपड़े अच्छे से पहन लेता हूँ, फूस फूस करके वो भी लगा लेता हूँ, ठीक है, अच्छा नाश्ता भी कर लेता हूँ यार, 4 घंटे 5 घंटे वहाँ रुकना पड़ेगा, ये वाली समस्या, ठीक है। आप 2 घंटे पहले से ही उस एक टेंशन में आ जाते हैं यार कोचिंग जाना रहेगा, कोचिंग जाना रहेगा। फिर उसके बाद में फिर आप जब कोचिंग पहुँचते हैं तो कभी ये पता चलता है यार आज तो सर आए नहीं, सर के तो बेटे का बर्थडे वो तो नहीं आए, सर के तो फला कोई काम हो गया नहीं आए, तो आज उनकी क्लास तो नहीं होगी, तो या तो उस क्लास में खाली बैठे या फिर कोई दूसरी टीचर आके आपको एंटरटेन कर रहा है वहाँ पे। कई तरह की समस्या, यानी आपकी फ़्लाइट जो मिस होगी या फ्लाइट जो डिले होगी, ये वाली समस्या है। यानी ओवरऑल जब आप कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि 1 या 2% जो क्लासेस हैं आपकी मिस जरूर होनी है, कभी आपकी वजह से तो कभी कोचिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग जो है वो मेरा मानना है वो भी प्लेन है, वो भी अमेरिका जाने वाला प्लेन ही है, लेकिन वो भैया एक चार्टर्ड प्लेन, आपका पर्सनल प्लेन है, वो उस पब्लिक प्लेन की तरह से नहीं है। यानी आपका यार रात को 12 बजे मन किया कि मैं, अरे मेरे अचानक से मैं रिवाइज कर रहा था, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई,
तो 12 बजे आपने वीडीआर ऑन करके देख लिया, कट से समझ में आ गया आपके, ठीक है। यानी एट योर डिस्पोजल, अकॉर्डिंग एट योर टाइम, अकॉर्डिंग टू एट योर टाइम, आपके टाइम के अनुसार चलेगा सब कुछ। कि आपका मन किया सुबह 6 बजे देखूं, तब देख लो यार, 12 बजे देखूं रात को, तब देख लो, ठीक है। तो आपकी मर्जी को अकॉर्डिंग चलता है, बस आपको खुद को अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है। सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन वाले बैच के अंदर इधर उधर की बातें नहीं होती, ठीक है। स्प्राइट का ऐड देखा होगा ना, नो बकवास ओनली बुझाए प्यास, तो वही वाली कॉन्सेप्ट पे आपका ऑनलाइन कोचिंग चलता है। तो मेरे ख्याल में माध्यम सारे ही बढ़िया हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो आपको कम पैसे में ज़्यादा फायदा देते हैं, और ऑनलाइन जो कोचिंग है वो इसका एक बेहतरीन माध्यम है, ठीक है। और यही माध्यम जो है हमने अब की बार आप लोगों के लिए अपनाया है, और इसी माध्यम में मैंने आप लोगों के लिए कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इंग्लिश के दोनों ही बैचेज जो अनाउंस कर रखे हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों मिलती हैं, और न्यूनतम इंटरनेट के अंदर आपको बेहतरीन वीडियो क्वालिटी मिल जाती है, और वीडियो को आप ऑफलाइन मोड में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मॉडल टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो भी मोर देन 5000, और वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जो बेसिक से एडवांस की तरफ, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस थ्योरी के ऊपर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी हैं, आपके ई नोट्स पीडीएफ्स हैं जो कि प्रिंटेबल हैं, अर्थात आप उनको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम हल करवाते हैं इसमें। इसके अलावा साइकोलॉजिकल तरीके से पूरे कंटेंट को ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, और सबसे बड़ी बात, अलग से आपको कुछ भी खरीदने की, कुछ भी ला करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अब की बार हमने उठाई है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ आपको स्काई एजुकेयर ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है, और आप यदि आपकी कोई ज़्यादा कोई क्वेरीज हो, ज़्यादा कोई क्वेश्चंस हो, तो आप इसमें दिए गए नंबर जो हैं उन पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहा अपना, ये एक तुलनात्मक अध्ययन था आप सभी विद्यार्थियों के लिए, कि मैं तैयारी करूं तो किस चीज़ की करूं, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की करूं या सेकंड ग्रेड इंग्लिश की करूं, ठीक है। मैं अपनी तैयारी कब से शुरू करूं, ठीक है, और मुझे कहां से तैयारियां करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आज की इस वीडियो में हमने देने का प्रयास किया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो थे जो कह रहे थे सर कि हम किस तरह की तैयारी करें, अभी तो 30 जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है, और मेरा तो ये सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट वाला पेपर जो काफ़ी ख़राब गया है, उसमें मेरे 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 75 हो रहे हैं। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी थे जो 100 क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि आपने हाल देखा ना, अभी मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर नहीं थी, और उसकी वजह से क्या हश्र हुआ इस पेपर का, वो सब आपको इसने यहाँ पर देख ही लिया था। तो आपको तैयारियां जो हैं अभी से शुरू कर देनी चाहिए, और किसी काम को शुरू करने का बेहतरीन समय क्या होता है, प्रेजेंट, यानी नाउ। तो आपकी तैयारियां अभी से शुरू हो जानी चाहिए, और अभी से आप इस काम में लग जाइए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप स्काई एजुकेयर का ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।